दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। इसमें जो मुख्य मुद्दा है वो पॉल्यूशन को लेकर है और पॉल्यूशन जो है जो कि जिससे अभी एक डेटा के मुताबिक लगभग 12,000 लोगों की हर साल मौत होती है। तो जहां मुझे लगता है दिल्ली सरकार ने जहां एक बड़ा वादा किया था कि हम पॉल्यूशन फ्री दिल्ली बनाएंगे, उसको लेकर मुझे पूरे तौर पर फेलियर नज़र आ रहा है। क्योंकि जब 12,000 मौतें हो रही हैं, अभी कुछ दिन पहले इतना ज़्यादा पॉल्यूशन था जिसको लेकर लोग काफ़ी परेशान थे, कई नई बीमारियां आने लग गई, लोग बीमार होने लग गए। तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा मुद्दा और इसमें जो कि अभी जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट है वो पूरे तौर पर फेलियर नज़र आई है। अगर हम लोग देखें तो ये पॉल्यूशन सिर्फ एयर तक ही नहीं सीमित है। दिल्ली में खास करके हम लोग यमुना का हालत देख सकते हैं, उसका भी क्या हालत है। उसमें बोला गया था कि 2022-23 तक आते आते यमुना साफ़ किया जा सकता है। और ये भी है कि जो सेंटर और स्टेट जो इस चीज़ को करते रहती है कि इनकी गलती है उनकी गलती है, बात है कि दोनों गवर्नमेंट जो है फेल है, बी इट ऑन अ स्टेट लेवल और अ सेंट्रल लेवल। देखिए, अगर पोल्यूशन का सॉल्यूशन अगर बताएं तो सबसे पहला तो काम करना चाहिए कि अगर वायु प्रदूषण पे काम करना है तो कृत्रिम बारिश करवाना चाहिए। सरकार को हमेशा रेगुलर मंथ बेसिस पे हमेशा करवाना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि दिल्ली में जितने भी पेट्रोल डीजल ये सब से चलने वाली वाहन हैं उन सबको रोक देना चाहिए और सारे इलेक्ट्रिक बेस कर देना चाहिए। और तीसरी चीज़ है कि मेट्रो का अगर किराया सस्ता हो जाए तो सभी लोग अपने गाड़ी छोड़ के, क्योंकि पेट्रोल भी महंगा हो चुका है ना, तो अपने गाड़ी छोड़ के मेट्रो से सफ़र करना स्टार्ट कर देंगे। कहीं ना कहीं एक बनेगा तो गाड़ी कम चलेगी दिल्ली में, तो जिसके कारण थोड़ा पोल्यूशन कम हो सकता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। बिना जागरूकता के कुछ नहीं हो सकता है दिल्ली में। और दिल्ली बड़े शहरों में गिना जाता है, भारत के भी और दुनिया के बड़े शहरों में भी आता है दिल्ली। तो ये सब काम यहाँ पे एकदम ज़रूरी है, ये करना ही पड़ेगा सरकार को, तभी कुछ हो सकता है दिल्ली के पोल्यूशन को लेके। और बात करें यमुना को, तो यमुना जैसे कि हमेशा से सरकार ब्लेम करती है कि यूपी वाले इसमें गंदगी डाल देते हैं, हरियाणा वाले कंपनियां इसमें गंदगी डालते हैं। ऐसे नहीं होगा, किसी और राज्य पे ब्लेम करके ऐसे नहीं हो सकता है। वो खुद को अपने अंदर लगना चाहिए, नहीं यमुना अब मरने पे आ गया, मरने के कगार पे आ गया, तो उसे खुद से अंदर में एक भावना उत्पन्न होगी तभी जाके क्लियर होगी। ऐसे दूसरे पे ब्लेम करने से कुछ नहीं होगी। जैसे केजरीवाल ने कुछ वायदे किए और ये बड़े बड़े बदलाव के वादे किए। अब जाहिर है कि वो 10 सालों से सत्ता में है तो सवाल उनसे ही होगा, सत्ताधारी सरकार से ही, हम युवा हैं, हम उनसे ही सवाल करेंगे। उन्होंने बड़े बड़े वादे ये करते हैं कि हमने सीवर का काम बहुत अच्छा किया है या पानी की जो लाइनें हैं बिछा दी हैं। अभी मैं कई विधानसभा घुमा हूँ, मुझे लगता है कि मैंने जंगपुरा घुमा है, मैं पटपरगंज घुमा हूँ, मैं ओखला अच्छे से देखा हूँ। सभी जगह पानी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सीवर की समस्या इतनी है कि आप हर 2 दिन पे देखिएगा, कभी इस गली में तो कभी उस गली में सीवर उबल रहा है। टॉयलेट के पानी तक ऊपर आ रहे हैं, चलना दुश्वार हो जाता है, बरसात में तो कहिए ही मत। तो मुझे लगता है जो सबसे बड़ा काम था केजरीवाल का, जो हमेशा आप कहते हैं कि मैंने सीवर और पानी को बेहतर किया है, रोड की स्थिति तो मत ही कही है। शीला दीक्षित के ज़माने में जो रोड बन गया, जो फ्लाईओवर बन गया, उसके बाद तो कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसे तो कहते हैं कि हमने भी 9 साल में 63 फ्लाईओवर्स बना दिए, लेकिन वह सब कागजी है, मैंने उतना नहीं देखा। जाम की समस्याएं आज भी है। देखिए, अभी तो चुनाव आया है तो सारे सरकार अपने मतलब कि जो पार्टियां हैं सब अपने अपना मुद्दा रखते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। कुछ वर्ष पहले भी कोई सरकार बनी थी, वो बहुत सारी वादे किए थे, लेकिन वादा तो पूरा हो पाया नहीं, दिल्ली स्वच्छ नहीं हो पाया। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। नारी शक्ति, जो महिलाएं हैं यहाँ पे सुरक्षित नहीं महसूस करी। 2014 से पहले जो करप्शन था वही आज भी है। बोले थे कि हम घर नहीं लेंगे, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि घर नहीं लेंगे, घर ले लिया गया। करोड़ों का बिला बनाया गया, उसमें सामानों को संजोया गया, अपने हाथों से पिरोया गया है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये रेवड़ी जो है जनता को भ्रमित करने के लिए दिया जा रहा है ना, कि 1 रेवड़ी दे देते हैं और 5 रेवड़ी अपने अंदर कर लेते हैं जेब में। कुछ दिन पहले एमडीसी ने इस पे एक बैनर भी छपवाई थी केजरीवाल सरकार के लिए कि 5 रेवड़ी दिया गया है तो 20 हक को मारा गया है।
तो ये तो कहीं ना कहीं आप नाकामयाबी को छुपा रहे हैं कि अभी चुनाव आ गया तो महिलाओं को 2500 रुपया दे देंगे, तो 2100 रुपया दे देंगे तो महिला खुश हो जाएगी। वही कुछ दिन पहले पंजाब में सरकार था तो आप वहाँ पे वादा तो कर दिए हैं, सरकार भी बन गई आपकी, लेकिन आप अभी तक वहाँ पे लागू नहीं किए हैं। और वही कांग्रेस सरकार की बात करें तो वो भी हिमाचल प्रदेश में अभी तक वो जो दिए थे पैसे का वादा किए थे अभी तक लागू नहीं कर पाया है। तो ये तो कहीं ना कहीं उनकी नाकामयाबी को दिखा रहा है। मुझे लगता है जो रेवड़ी का नाम दिया जा रहा है और इन योजनाओं के बारे में या जो कुछ दिया जा रहा है लोगों को, उसको रेवड़ी कह के उसको गलत दिशा में ले जाया जा रहा है। अगर किसी को 2100 रुपया मिल रहा है या किसी महिलाओं को दिया जा रहा है या बस फ्री दिया जा रहा है या बिजली फ्री दिया जा रहा है, तो ये तो बुनियादी ज़रूरत में आता है ना हमारी। इसको रेवड़ी कैसे कहेंगे? जब बड़े बड़े उद्योगपतियों का जो लोन माफ़ कर दिया जाता है वो रेवड़ी नहीं होता है। लेकिन अगर जनता को कोई चीज़ दिया जाए तो उसको रेवड़ी का नाम दे देते हैं। बल्कि हर सरकार अब जो रेवड़ी का इसको नाम देती है वो सरकार खुद अपना वो योजना लेकर आ रही है कि हम भी महिलाओं को इतना पैसा देंगे। तो आप एक तरफ बदनाम कर रहे हो और आप उसी पैटर्न को एक तरफ लेकर चल रहे हो। तो ये तो एक तरीके का आप तो एक लोगों को एक अलग दिशा में लेकर जाना चाह रहे हैं। आप खुद वो काम कर रहे हैं और दूसरे को बदनाम कर रहे हैं। तो लोगों को अगर कुछ लाभ मिल रहा है तो उसको रेवड़ी का नाम नहीं दिया जाएगा। आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को माफ़ करते हैं, लोन माफ़ करते हैं, तो आप उनको भी रेवड़ी का नाम दीजिए, उनको भी जनता के सामने लाइए। तो वो भी तो टैक्स का पैसा है ना, और ये भी तो टैक्स का पैसा है, जनता देती है, जनता तक इसको पहुंचनी चाहिए। दिल्ली सरकार ने महिला सशक्तिकरण पे काम नहीं किया है और ये जो कानून की बात बताई है, तो मैं बताना चाहूँगी कि ये जो केंद्र सरकार है ना, इसके अंदर आता है जो ये जो कानून वगैरह होता है, पुलिस वगैरह, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है तो इसके अंदर सुरक्षा का काम केंद्र सरकार के अंदर आता है। लेकिन मैं ऐसी कोई सुरक्षा देख नहीं पाती हूँ कि दिल्ली के अंदर लड़कियाँ सेफ़ है या नहीं है। आज भी अगर आप जाओ 10 बजे के बाद बाहर जाके देखो, गलियों में लड़के आपको ऐसे देखेंगे, मतलब पता नहीं क्या ही कर डालेंगे। तो आई नीड टू से दैट कि हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है। और बाकी रही बात, मैं ये भी नहीं कह रही कि आम आदमी पार्टी ने जो किया है मतलब उससे पूरी अच्छी तरीके से अपने गोल को अचीव कर लिया है, उनमें भी कमी है। लेकिन जो बाकी लोग हैं, बाकी पार्टियों ने भी अपने वादे किए हैं, लेकिन सारी पार्टियां इन वादों को पूरा करने में पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाई है। दिल्ली का या फिर किसी भी इलेक्शन का जो मेन मुद्दा होना चाहिए वो क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बेस्ड होनी चाहिए। और अगर हम लोग पूरा ओवरऑल कंट्री देखें तो दिल्ली का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो सबसे डाउनग्रेड में आता है। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी जाए पूरे हमारे देश की, उससे 10 साल कम है दिल्ली की लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो जो भी लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी नॉर्मल एवरेज इंडियन से 10 साल कम है। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर आप वोट देने जा रहे हैं तो जो मेन मुद्दा होना चाहिए सबसे पहला, और ख़ास करके दिल्ली का, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ होना चाहिए, जिसमें सबसे बुनियादी है पहले तो हवा, दूसरी पानी। यमुना का भी बात हुआ था कि यमुना साफ़ होगा, जो कि नहीं हुआ। हवा हम लोग यहाँ देख रहे हैं क्या हालत है। दूसरा मुद्दा होना चाहिए एजुकेशन, और तीसरा हेल्थ। अगर हेल्थ में देखा जाए तो जो मोहल्ले में क्लिनिक खोली गई थी जो कि आपका ही स्कीम था, लेकिन अगर आप उसमें अब जा कर के देखोगे तो वहाँ जो कुछ टेस्ट होते हैं ये सब अब नहीं होती वहाँ पे। लाइक वो बेसिक दवा आपको सिर्फ देंगे, और जो भी आपको टेस्ट करवाना है, ब्लड टेस्ट, अगर वो 1200 का टेस्ट है वो आपको बाहर से जाके करवाना पड़ेगा, लाइक प्राइवेटली आपको जाके करवाना पड़ेगा। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि सिर्फ स्कीमें ला देने से चीज़ें नहीं होगी, आपको उसको अच्छे से फॉर्म करना भी पड़ेगा। अच्छा, अभी आप लोगों ने स्कीम की बात की तो चलिए एक स्कीम पर मैं भी बात कर लेता हूँ। एक स्कीम अभी 2-4-10 दिन पहले योजना का ऐलान हुआ था, पुजारी सम्मान ग्रंथि योजना। हाँ, इस योजना के तहत कहा यह गया था कि जो है हम मंदिरों के पुजारी को और गुरुद्वारों के ग्रंथों को जो है 18,000 रुपये महीने के देंगे। तो इस योजना पर ऑलरेडी ये योजना है। इससे पहले 20 में जब सरकार बनी थी तो एक योजना था कि मौलवियों को जो है, जो सरकारी मौलवी हैं जो मदरसे में पढ़ाते हैं, मस्जिद में इमाम हैं, उनको 16,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। उनकी 11 महीने से सैलरी नहीं आ रही है, और वो अभी फिर कह रहे हैं कि अच्छा, पुजारी और जो ग्रंथ है वो भी समझ रहे हैं कि भैया ये जो है सिर्फ कहने वाली बात है, ये तो मौलाना को दिए नहीं। उस पर तो बहुत राजनीति भी हुई है। लोगों ने कहा कि अरे भाई क्या बात है, पुजारी को ग्रंथों को दे रहे हैं, मौलाना को नहीं। मौलाना को था, लेकिन 11 महीने से सैलरी नहीं आ रही, उस पर कोई नहीं बात कर रहा है। आप देखिए कि महाराष्ट्र में भी सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने पैसा महिलाओं को देने की बात की थी, झारखंड में भी जो जेएमएम सरकार ने दी थी। तो हर राज्य की सरकार अब ये जान गई है कि चुनाव आएगा, हम महिला सशक्तिकरण के बात पे पैसा की बात करेंगे, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। जो जहाँ तक बात रहेगी भाई कितना 2100 देंगे या क्या देंगे, मेरा सिंपल सा कहना है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं, महिला, और हर वर्ग में है, हर धर्म में है, हर जाति में है, आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पे पैसा देने की बात कीजिए। आप करें कि हम बिजली 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, आप किस बात पे 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं?
जिन लोगों के पास उतनी रुपए नहीं है कि वह बिजली के जो उनके किराए हैं उनको नहीं दे पा रहे, आप उन लोगों को दीजिए। आप पानी की बात कर रहे हैं, भाई कितने दिल्ली में कितने ऐसे लोग हैं जिनके घर में अच्छा पानी आ रहा है और जिनकी आय 15 या 20 हज़ार से कम है। यहाँ पर जितने भी हमने देखी स्कीम आई है वो हमारे दिल्ली के जो नागरिक हैं जिनके पास पहले से बहुत सारी चीज़ें होती हैं उन सब के लिए आई है। मेरा सवाल ये है कि जो होमलेस पीपल है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, उनके लिए सरकार ने क्या किया है? उनका राशन कार्ड तो बनवा दिया जाता है वोट लेने के लिए, लेकिन क्या उनके लिए कोई ऐसी विकास नीति बनाई है, कोई एजुकेशन नीति बनाई है जिसके ज़रिए उनके बच्चों को भी स्कूल में भेजा जा सके? मैंने देखा है जैसे कि ओखला देख लीजिए, करोल बाग देख लीजिए, हर जगह आपको बहुत सारे होमलेस पीपल मिल जाएंगे। उनसे बात करके देखिए एक बार, आपको पता चलेगा कि उनका जीवन कितनी कठिनाइयों से भरा हुआ है। मैंने बहुत सारी नीतियाँ देखी है, लेकिन आज तक होमलेस पीपल के लिए एक भी नीति नहीं देखी है। अगर हमसे देखा जाए तो क्या मुद्दा भी ज़रूरी है और जिस पे वोट देना चाहिए हर लोगों को, आई थिंक सबसे पहला तो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ होना चाहिए, सेकंड एजुकेशन होना चाहिए, थर्ड हेल्थ होना चाहिए। क्योंकि किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए आगे जाने के लिए ये 3 चीज़ें सबसे ज़रूरी बुनियाद है। और अगर देखा जाए तो आप 10 साल से सिस्टम में थी और जिस चीज़ों को इन्होंने कहा था कि बेहतर किया जा सकता है, जो कि यमुना था और एजुकेशन, हेल्थ, ये सब चीज़ें हैं, तो हमें लगता है कि इस बार किसी दूसरे पार्टी को आप मौका दे सकते हैं और ये बुनियादी मुद्दे हैं जिस पे बात होनी चाहिए। मेरे ख्याल से कि आम आदमी पार्टी ने कुछ हद तक काम किया है, कुछ हद तक काम नहीं भी किया है, लेकिन उन्होंने स्कूल लाइफ को, मतलब स्कूल्स को इतने ज़्यादा लग्जरी बना दिए है, अच्छे बना दिए है, क्वालिटी अच्छी कर दी है, हॉस्पिटल अच्छे बनाए हैं और इवन वो रोज़गार का भी शुरुआत कर रहे हैं। वो स्कूल के टाइम से ही बच्चों को बिजनेस प्लास्टर के ज़रिए बच्चों को एक मतलब वो दे रहे हैं, सिखा रहे हैं कि उनको आगे जाके किस तरीके से एक बिजनेसमैन की तरह काम करना है, या फिर कोई भी अगर कोई कारोबार कर रहा है उसके लिए करियर काउंसलिंग करवा रहे हैं। तो आई थिंक दैट आम आदमी पार्टी को एक और मौका मिलना चाहिए। अगर बात करें इस बार के चुनाव के मुद्दे, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तो सबसे मूल्यभूत मुद्दे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको दिल्ली की जनता मद्देनज़र रखते हुए अपनी पसंदीदार पार्टी जो उनके मन में हो वो उन्हें वोट करें, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। मैं इस बार जो दिल्ली में वोट करूंगा, मेरे लिए बेसिक मुद्दा जो होगा, मैं एक छात्र हूं, मैं एक नौजवान हूं, तो मेरा जो मुद्दा है वो छात्र से लेकर है कि छात्रों को पूरी सुविधा मिलनी चाहिए, उनके लिए जो यातायात की सुविधा मिलनी चाहिए उसमें फ्री होनी चाहिए, ताकि हम अच्छे से जाएं और अच्छे कॉलेज में जाएं, हमारा समय बच सके। और उन मुद्दों को लेकर मैं वोट करने वाला हूं। तो और जो बाकी पार्टियां जो मुद्दे उठा रही हैं, तीनों पार्टियां अपने सेम वही मुद्दे, वही घिसे पिटे मुद्दे जो दूसरे राज्यों में उठाते हैं, उन राज्यों में उठा रहे हैं और यहाँ दिल्ली में भी वही मुद्दे उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ बेसिक जो है और पॉल्यूशन की समस्या, हम यहाँ रह रहे हैं तो हमें इसकी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, सांस लेने में दिक्कत है, तो इस पर काम करनी चाहिए। देखिए, अगर हमसे आप पूछना चाहें कि किसको वोट दें, तो भाई मैं इन चीज़ों में बहुत ट्रांसपेरेंसी रखता हूँ। मैं सीधे से कह सकता हूँ कि मैं किसको वोट दूंगा। भाई मैं कांग्रेस को वोट दूंगा। अब आप पूछेंगे क्यों, तो भैया मैं ये कह रहा हूँ कि भाई 15 सालों में जो मैंने जो रिसर्च किया, मैंने जो देखा है कि दिल्ली को दिल्ली कांग्रेस ने बनाया, शीला दीक्षित ने बनाया, तो मैं फिर चाहूँगा कि दिल्ली को फिर से दिल्ली बनाया जाए, सिर्फ 4 स्टार होर्डिंग पे ना हो। तो मैं चाहूँगा, और इस बार मेरा वही मुद्दा होगा कि दिल्ली को फिर से दिल्ली बनाया जाए, कांग्रेस को फिर लाई जाए, ताकि दिल्ली का कुछ अच्छा हो सके। देखिए, जो आम आदमी पार्टी की जो योजना है, मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी, महिलाओं का एक तरफा वोट आम आदमी पार्टी की तरफ जाएगा, इसमें कहीं कोई संकोच की बात नहीं है। और दूसरी जो बात है कि खास करके कि जो इन्होंने बात की शिक्षा और स्वास्थ्य को लेके, तो जब स्वास्थ्य की हम बात करते हैं तो क्यों जो राजनेता हैं या फिर वो बाहर जाते हैं और जो यहाँ के युवा हैं और जो यहाँ के नागरिक हैं उनको कोई ऐसा छोटा मोटा अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। तो ये भी है कि जो बड़ी पार्टी के जो भी नेता हैं, जब वह स्वास्थ्य के लिए वही अस्पताल में जाएंगे जिसमें आम नागरिक जा रहा है, तब कहीं ना कहीं जनता जो है उन पर वोट कर पाएगी। लेकिन इसके बावजूद जो खास करके महिलाओं का और शिक्षा के नाम पे आम आदमी पार्टी को इस बार वोट मिलेगा। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि दोनों पार्टियों के मुकाबले आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है और सरकार बनाने के पॉइंट पे अपने आप को दिखा रही है। देखिए, कहीं ना कहीं अगर बात करें तो सत्ता में बीजेपी को भी आनी ज़रूरी है, क्योंकि पिछले 2-3 बार से लगातार आम आदमी पार्टी चुनाव जीत रही है। उससे पहले शीला दीक्षित कांग्रेस की सरकार थी। तो कहीं ना कहीं मौका एक बार ज़रूर बीजेपी को भी देना चाहिए। जैसे कि अन्य राज्यों के मुकाबले लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होना चाहिए, सुरक्षा होना चाहिए। जैसे यूपी में देख रहे हैं, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत हो चुका है, वहाँ पे कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है, इस टाइप से वहाँ पे हो रहा है। महिलाओं को सशक्त ये सब बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बार बीजेपी को ज़रूर मौका मिलना चाहिए
और मैं तो वोट करूंगा बीजेपी को। सुरक्षा के मामले में बीजेपी को वोट देने की बात चल रही है, तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कितने सारे रेप केस आए हैं और सुरक्षा का मामला शायद केंद्र सरकार के अंदर आता है। तो ये वाला मसला तो मैं कह दूंगी कि इस मामले पे अगर वोट करने जा रहे हो बीजेपी को तो प्लीज़ डोंट वोट बीजेपी फॉर दिस मैटर। नो, आई विल नॉट वोट फॉर सुरक्षा के लिए, बिल्कुल नहीं। दिल्ली के अंदर एलजी और केजरीवाल दोनों का चलता रहता है कन्फ्लिक्ट, और जिससे आम लोगों का नुकसान होता है। जब केजरीवाल सरकार से सवाल पूछा जाता है तो वो एलजी पे डालते हैं, और जब एलजी से हिसाब से पूछा जाता है तो वो सरकार पर डाल देते हैं। 2018 में दोनों इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पे गए थे, और वहाँ ये हुआ कि बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने एलजी से कहा था कि हर चीज़ में आप हस्तक्षेप ना करें, क्योंकि एलजी का मामला, जो एलजी को जो पावर दिए गए हैं, चूँकि ये तो इसमें आता है, चूँकि ये पूर्ण राज्य है नहीं, तो इसमें बहुत सारी जो पावर हैं वो एलजी को दिया गया है, और जो केजरीवाल जी को बहुत सारे पावर दिए गए हैं। लेकिन दोनों एक दूसरे पर ब्लेम करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, और बीच में जनता का नुकसान हो जाता है। और ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, ये जो एलजी और केजरीवाल का जो ये पूरा सागा चलता है, इससे किसी का नुकसान नहीं होता, सिर्फ पब्लिक का होता है। क्योंकि ना बेसिक फॉर्मेट, अगर कोई भी पब्लिक बोल रही है कि अगर ये चीज़ काम नहीं हुआ या फिर फंड्स नहीं आ रहे या फिर कुछ भी हो रहा है, तो सीधे हम जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कहती है एलजी रोक दे रहा है फंड। अगर एलजी से पूछा जा रहा है आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं वो ऐसा कर नहीं रहे, ये झूठ कहा जा रहा है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ सिस्टम को फ़ायदा कर रहा है, क्योंकि ब्लेम गेम खेलने के लिए। अगर आप ब्लेम गेम खेल रहे हो किसी भी स्ट्रक्चर में, तो इट्स द पब्लिक जिसको इश्यूज़ होते हैं इस चीज़ में।